हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 के गणित विषय में पहला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय के बारे में हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, विभिन्न संग्रह या समूह देखते हैं। विभिन्न प्रकार के समूह देखते हैं हम, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, या हम कहें कि प्रभावशाली, अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों का संग्रह। तो प्रभावशाली क्या है? तो प्रभावशाली में हम ये नहीं कह सकते कोई, जैसे कुछ 10 लोग हैं प्रभावशाली, हो सकता है मेरी नज़र में वो प्रभावशाली हैं और हो सकता है दूसरे की नज़र में वो प्रभावशाली नहीं है। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। यहाँ पर सुपरिभाषित का अर्थ क्या है कि हम वस्तु के संबंध में यह निर्णय ले सकें कि वह वस्तु प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं, अर्थात हम उसे ठीक प्रकार से डिफाइन कर सकें, उसे हम संग्रह कहते हैं। और वस्तुओं के उस प्रकार के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम निश्चित रूप से, सुपरिभाषित रूप से हम कह सकें कि ये एक संग्रह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, ध्यान से समझेंगे जरा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह यानी कि सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड, उस मतलब हम उसमें ये बता सकें कि ये जो भी वस्तुएं हैं वो संग्रह में है अथवा नहीं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें कि अपने क्षेत्र में स्थित या अपने जिले में स्थित खतरनाक या भयंकर जानवरों का संग्रह। तो उसमें कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिससे कुछ व्यक्ति बहुत डरते हैं और कुछ अपने पास उसको पालतू पशु के रूप में उसे पालते हैं। तो ये कहने का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है कि वे खतरनाक हैं, या जैसे अभी मैंने प्रभावशाली वाला उदाहरण दिया था, तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहलाते। तो इसलिए हम समुच्चय भी नहीं कहते। तो गणित में कुछ प्रयोग किए जाने वाले मुख्य समुच्चय इस तरह से हम यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। जैसे ये प्रतीक आपने पढ़े भी होंगे और अब मैं आपको बता रहा हूँ समुच्चय के रूप में। जैसे प्रत्येक समुच्चय को हम कैपिटल लेटर में व्यक्त करते हैं, ये भी आगे आएगा। और जैसे n है, n क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। q क्वेश्चन नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर कहते हैं इसको। z पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांकों का समुच्चय, और q पॉजिटिव धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r क्या है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r पॉजिटिव धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, और नहीं तो अभी आगे आएंगी डेफिनेशन तो आपको समझाया जाएगा आर क्या होता है, क्यू क्या होता है, जेड क्या होता है। तो ये सब परिभाषाएं हम जानते हैं। तो ये एक समुच्चय को दर्शाती हैं। जैसे प्राकृत संख्या है तो हमें पता है एक से लेकर अनंत तक की जो सभी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या है। तो ये वेल डिफाइंड सेट है ना, ग्रुप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक प्रकार के समुच्चय हैं और इनको कैपिटल लेटर से दर्शाया गया है। अच्छा, इसके समुच्चय से संबंधित कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नंबर 1, या आप इसको गुण कह लीजिए, समुच्चय की प्रत्येक प्रविष्टि अथवा वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाती है। ठीक है, कोई भी समुच्चय होता है उसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या कहलाती है, समुच्चय का अवयव कहलाती है। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, कैपिटल लेटर्स, जैसे A B C X Y Z।
अभी मैंने बताया ना, ये नेचुरल नंबर और ये जेड और ये सब कैपिटल लेटर में। कभी भी कोई भी समुच्चय हमें दर्शाना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में, ना कि स्मॉल लेटर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। समुच्चय के अवयवों, तीसरा है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं स्मॉल लेटर्स आदि द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयव के रूप में तो आप लिख सकते हैं इसको, समुच्चय को, स्मॉल लेटर में, लेकिन समुच्चय का जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। चौथा है यदि ए समुच्चय ए का, यदि स्मॉल ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम इसे प्रतीकात्मक रूप में क्या कहते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ है का अवयव है, ए का समुच्चय ए का अवयव है, तो उसके लिए हम प्रतीकात्मक रूप में ये एक चिन्ह दिया गया है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये यूनान से लिया गया है, यूनानी शब्द बोलते हैं इसको, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, एप्सिलॉन कहते हैं इसको। ए बिलोंग्स टू ए, इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाता है, ए समुच्चय ए का अवयव है द्वारा लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ए बिलोंग्स टू ए भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, तो यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, हम इसे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या कहेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए के रूप में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए भी पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको लिखकर समझाया है। जहां एप्सिलॉन, ये क्या है, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन, ये एक यूनानी प्रतीक है। इसका अर्थ होता है का अवयव है। इस पूरे को, इतने बड़े को न लिखकर हम ये चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और इसका यही अर्थ होता है इसमें। ठीक है, तो ये जब हम इस साइन को ऐसे काट देते हैं तो इसका अर्थ है कि ये अवयव नहीं है। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। ठीक है, तो समुच्चय आप समझ गए क्या होता है ना, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, और विभिन्न प्रकार के समुच्चय हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और समझ सकते हैं। तो अब समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां, कैसे आप समुच्चय को निरूपित करते हैं ये समझना होगा। तो इसकी दो विधियां हैं, आपको ध्यान देना होगा। इसकी कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। नंबर एक रोस्टर विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। दो विधियों द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं। पहली है रोस्टर विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। तो अब एक एक पर विचार करते हैं, समझते हैं। पहला है रोस्टर विधि। रोस्टर का मतलब होता है सूचीबद्ध करना। तो रोस्टर विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ध्यान देंगे, रोस्टर विधि अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है तथा उन सभी को एक मजले कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। ये ध्यान देंगे, जैसे 13 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो सम धन पूर्णांकों का समुच्चय रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 धन पूर्णांकों का, 2 से स्टार्ट होंगे सम धन पूर्णांक, 2 4 6 8 10 12, 13 से कम। तो आप ध्यान देंगे, अभी मैंने बताया इसमें एक तो मजले ब्रैकेट में लिखा जाता है और प्रत्येक अवयव को हम किससे, कॉमा से अलग करते हैं, कॉमा लगता रहता है हर एक उसमें। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। रोस्टर विधि में हम सूचीबद्ध रूप में लिखते हैं। दूसरी विधि आती है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या है, इस विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता।
इस विधि में क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, एक गुण होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। यानी कि जो भी अवयव इसके बीच में लिखे जाएंगे तो वो उस गुण का पालन करेंगे, उसके अतिरिक्त, है ना, सर्वनिष्ठ होते हैं, यानी कॉमन होता है वो गुण सब में। जैसे हम कहें समुच्चय ये V बराबर AEIOU, ये तो हमने रोस्टर मेथड से लिख दिया। अब इसे समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे, के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये गुण, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ई बी, आई बी और ओ और यू, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं जिसे हम वॉवेल्स बोलते हैं, इसलिए हमने इसका नाम कैपिटल वी दे दिया। इस समुच्चय का नाम ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये तर्क संगत अर्थात वॉवेल है इसलिए पहला अक्षर वी ले लिया इस समुच्चय का नाम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है प्रत्येक अवयव, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये हमने कैसे लिखेंगे, अब समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, जो भी इसमें अवयव है उसको हमने x मान लिया, सच दैट, इसे पढ़ेंगे सच दैट, इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये एक नियम कह सकते हैं या एक गुण हम इसको आगे लिखते हैं। x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। तो आपकी परीक्षा में क्या आता है, रोस्टर मेथड में दिया होगा तो उसे समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी सवाल भी आएंगे इस तरह के, समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में परिवर्तन करा जाएगा और सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे। तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने ये इसमें ये रोस्टर विधि से था, अब इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार से लिख दिया। इससे हम ये बना सकते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर मेथड और रोस्टर मेथड से समुच्चय निर्माण विधि में हमें लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, एक इसमें दिया है एक नोट और है, किसी भी समुच्चय में, ये ध्यान देंगे, किसी भी समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। अवयव का क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम की कोई चिंता नहीं है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, जैसे ए ई आई ओ यू है, क्रम हो सकता है, लेकिन एक अक्षर या एक वस्तु की पुनरावृत्ति या एक अवयव की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार नहीं होनी चाहिए। ऐसा समुच्चय में नहीं होता है, ये इसका गुण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया, उसको व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित है प्रश्नावली 1.1, इस पर आधारित है 1.1। तो प्रश्नावली मैंने प्रश्न भी लिख दिया है ना, पुस्तक में तो आपके पास होगा ही, अगर किसी का पुस्तक नहीं है तो आप इसका भी इससे सहारा ले सकते हैं और कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो अब है प्रश्नावली 1.1, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको उपयोग में लाना है, उसका अनुप्रयोग करना है आपको। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसा कि मैंने अभी आपको समुच्चय की परिभाषा बताई। ठीक है, समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय की परिभाषा था वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें पहला है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसका हमने साथ साथ उत्तर भी लिख रहे हैं इसका। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या होता है, एक समुच्चय है। ठीक है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, वर्ष के जून, जनवरी, जून, जुलाई, ये होते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये समुच्चय है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं संग्रह, ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये
समुच्चय, क्योंकि बिल्कुल निश्चित है कि जनवरी, जून और जुलाई ये 3 महीने होते हैं जे से प्रारंभ होने वाले। 12 महीने होते हैं तो जे से ये प्रारंभ होते हैं, तो ये इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल निश्चित है ये। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके आधार पर हमें ये बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, देखिए यह समुच्चय नहीं है, अभी बताया था सुपरिभाषित होना जरूरी है ना। यह समुच्चय नहीं है, इसका कारण हमने दिया है क्योंकि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, इसके मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ व्यक्तियों की नज़र में कुछ लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी और को प्रतिभाशाली मानते हो, तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। हम ये तो कह देंगे हाँ प्रतिभाशाली हैं, लेकिन कौन, किसकी नज़र में कौन प्रतिभाशाली है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। लेखक तो हैं, लेखकों का संग्रह होता तब तो हम कह देते हैं हाँ ये समुच्चय है, लेकिन प्रतिभाशाली का मतलब इसका कोई पैमाना नहीं है। कुछ व्यक्तियों की नज़र में ये लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन कुछ की नज़र में ये प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, तो ये आपको कॉपी में लिखने हैं साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो वही बात है, इसमें भी कोई मापदंड नहीं है निश्चित, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित न होने के कारण समुच्चय नहीं है। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यह एक समुच्चय है, क्योंकि कक्षा के बालकों की संख्या निश्चित होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी कक्षा में 40, 45, 50 इतने बच्चे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित होती है संख्या, यानी कि बदल रही है बार बार। अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, ऐसे ही 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, सभी संख्याएं, सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटिव। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। ये तो निश्चित संख्या है, हम जानते हैं, अतः यह एक समुच्चय है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये एक समुच्चय के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, एक संग्रह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इनकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए हम इसे सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। अतः ये एक समुच्चय है। ठीक है, अब आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा, छठा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अगर वो कहते प्रभावशाली, तो तब तो ये हो जाता, ये समुच्चय ना होता, क्योंकि प्रतिभाशाली वाला जैसे अभी मैंने बताया था, अच्छे उपन्यास या प्रभावी उपन्यास, तो वो तो तब उस केस में वो समुच्चय ना होता, लेकिन यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि प्रेमचंद ने एक निश्चित, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक निश्चित संख्या में उपन्यासों की रचना की, वो हम गिन सकते हैं और एक संग्रह के रूप में लिख सकते हैं, लाइब्रेरी में एक साथ आप उनको देख सकते हैं। तो यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है तथा यह संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये एक समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयवों का गुण सुनिश्चित है। इसकी संख्या भले ये अनंत समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, लेकिन ये एक समुच्चय है। इसके संग्रह को हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि उसमें सम संख्याएं, सम पूर्णांक। तो -4 से हमने इसमें दिखाया, उससे पहले से भी अब कितने भी हो सकते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांकों का
सम पूर्णांकों का संग्रह। तो धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं। अगर वो धन पूर्णांक कहता तो हम धन पॉजिटिव लेते हैं, ऋण पूर्णांक कहता ऋण। अब इसने कुछ नहीं कहा तो हमने दोनों ले लिए। माइनस डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए ये सुपरिभाषित है, हमने कोष्टक इसे समुच्चय के रूप में दर्शाया भी है। तो ये एक समुच्चय है। तो अभी हमने परिभाषा ठीक से समझी, उस पर आधारित ये क्वेश्चन किया है ना। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, विश्व, अब यह है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जितने प्रश्न है वो निश्चित है ना उनकी संख्या, तो यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित है तथा संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये समुच्चय। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का की संख्या, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। वही मैंने बताया था आपको कि कुछ जानवर मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए खतरनाक ना हो, वे उनके लिए पालतू पशु हैं। तो यह, इसका भी कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है, क्योंकि किसी भी जानवर का खतरनाक होने का न होने का कोई परिभाषित माप नहीं है। इसलिए हम इस संग्रह को समुच्चय नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये प्रश्न, इससे आपको समझ में आएगा कि समुच्चय क्या होता है। बार बार इन क्वेश्चंस को करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यह प्रश्न संख्या 2 है। माना या मान लीजिए a बराबर, ये समुच्चय दिया है, मैंने कहा था कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैपिटल A इज इक्वल टू, समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें रिक्त स्थानों को भरेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, अवयव के लिए का अवयव है एप्सिलॉन, और का अवयव नहीं है, एप्सिलॉन को लिखकर हम इसको काट सकते हैं। ये तो हमें इसको भरना है। इसमें देखते हुए अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, 5 क्या है, 5, इस सेट में देखेंगे 5 अवयव है इसका, है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन, ये, तो इसे क्या कहेंगे, 5a का अवयव है। अब 8 देखिए, 8 इसका अवयव नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये बनाएंगे और इसको इस प्रकार से काट देंगे, का अवयव नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 0 भी इसका अवयव नहीं है, तो हमने एप्सिलॉन बनाया और इसको काट दिया। इसका अर्थ है कि 0, या हिंदी में लिख सकते हैं, या 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसी 4 बिलोंग्स टू a, यानी कि 4 a का अवयव है। इस तरह से 2 बिलोंग्स टू a, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, कौन अवयव है, कौन अवयव नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना। मैंने अभी बताया था, रोस्टर वालों को रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में, और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में हमको ये चेंज करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, और इसमें नियम दिया हुआ है, मैंने बताया था, ये इस गुण का पालन करने चाहिए। जो भी हम इसमें लिखेंगे रोस्टर रूप में, सारे अवयव में ये गुण होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। तो आप देखेंगे रोस्टर रूप में क्या करा हमने इसका पालन करते हुए, पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो रेंज है वो किसके बीच में होनी चाहिए, -3 और 7 के बीच में होनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे a बराबर, देखिए, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा किधर होगा, कितना होगा, -2, फिर -2 से -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा, पूर्णांक है ना, 7 से छोटा क्या आएगा, 6। तो हमारा जो
रोस्टर रूप में क्या होगा हमारा समुच्चय, ये होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा है बी, समुच्चय बी। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसे आप रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव, तो 6 से कम। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, b बराबर 1 2 3 4 5, 6 से कम 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रोस्टर मेथड हो गया। ये समुच्चय निर्माण विधि से हमने इसको किस में लिखा, रोस्टर रूप में लिखा। ठीक है, अब इसका ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो अब इसे इस गुण का पालन करते हुए हमें रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो कौन सी हो सकती है, 1 7, सबसे पहली संख्या क्या हो सकती है, 17। तो इसमें पहला अंक 1 है, दूसरा 7 है, 7 और 1 8। अब आप इससे और संख्या निकाल सकते हैं, इधर एक अंक बढ़ा सकते हैं, इधर घटा सकते हैं। तो 26 हो गई, 35 हो गई, 44 हो गई, 53 हो गई, 62 हो गई, 71 हो गई, 80 हो गई। तो ये रोस्टर रूप में हमने इसको चेंज कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये रोस्टर मेथड हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है d इज इक्वल टू दे रखा है, सेट दे रखा है समुच्चय x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी कि 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, इन सभी संख्याओं से 60 में भाग जा सकता है। लेकिन उसने कंडीशन लगाई है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी, जिसमें किसी का भाग ना जाता हो, है ना। तो ये आया, ये इसमें से छांटी हमने 2 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो 60 की भाजक हैं, 2 3 5। तो अब हमें इस कंडीशन का पालन करते हुए हमारे पास 3 अंक ऐसे हैं जो इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, ये 2 3 5। अगर ये अभाज्य ना होता तो हम ये पूरे को सेट में लिख सकते थे, लेकिन ये नियम का पालन जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसको कहते हैं हम रोस्टर मेथड। तो समुच्चय निर्माण विधि से हमने इस नियम के अनुसार रोस्टर मेथड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये आता है हमारा c बराबर, ये कर दिया ना हमने। अब आता है 5वां क्वेश्चन, 5वां पार्ट है इसका। इसी तरह से E बराबर है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या है, E इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था आपको, प्रत्येक अक्षर को जो भी इसमें दिया है इसको लिखेंगे इसके अंदर। अब कैपिटल में है तो यहाँ इसके अंदर हमने कैपिटल में लिख दिया, लेकिन इनको कॉमा से भी कर दिया। इस बात को ध्यान में देना है कि कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, किसी भी अवयव की इसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 बार लिखा। ठीक है, टी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर हमने टी 1 बार लिखा। तो TRIGONMEY, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलग अलग अवयवों को हमने अलग अलग रूप में लिखा। छठा है F बराबर BETTER, बेटर, BETTER, बेटर। इसको भी हमने जो डबल है उसको सिंगल बार लिखेंगे। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, इसमें क्रम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बेटर, BET, एक टी हो गया, और EB एक ही आ गया, और R। ठीक है, समुच्चय में हमने इसको इस प्रकार से लिखा। तो इस प्रकार
आज हमने समुच्चय के बारे में समझा। समुच्चय की परिभाषा समझी, समुच्चय के गुण समझे, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां समझी और उन पर आधारित प्रश्नावली 1.1 के पहले 3 सवालों को हमने अच्छी प्रकार से करा और समझा। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप इन सभी सवालों को ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो कक्षा 11 में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी मैथ में। तो इसे ठीक प्रकार से इसको साफ साफ लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, और बिल्कुल ठीक प्रकार से इसको समझना है। धन्यवाद।